सुबह सुबह सुधा जी नाश्ता बना रही थी। तभी उन्होंने अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई, बेटा नाश्ता तैयार है, जल्दी से आ जाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इतना सुनते ही बहू पूजा चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली, माँ जी, मैंने कितनी बार कहा है कि जब तक मैं ना कहूँ मेरे किचन में मत आया करो। आपका यह सड़ा हुआ नाश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुधा जी अचानक डरकर पीछे हट गईं। उनके हाथ कांपने लगे। बेटा, मैं तो बस बेटे की पसंद का नाश्ता बना रही थी। उसे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। पसंद है? अरे उसकी पसंद अब बदल चुकी है और उसकी पसंद अब मैं हूँ और मेरी पसंद है। वह गुस्से से बोल ही रही थी कि तभी पीछे से ससुर महेश जी रसोई के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। जैसे ही महेश जी की परछाई दरवाजे पर देखी तो पूजा का गुस्सा पल भर में बदल गया और शांति से बोली, गुड मॉर्निंग डैडी। मैं तो बस माँ जी से वो आगे कुछ कहते उससे पहले ही महेश जी ने अपनी पत्नी सुधा की तरफ देखते हुए कहा, सुधा जल्दी करो, बेटे को ऑफिस के लिए देर हो रही है। इतना कहकर वह बाहर निकल आया। पूजा का चापलूसी भरा चेहरा तुरंत क्रोध और नफरत में बदल गया। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और तेजी से सुधा जी के कान के पास उसने एक पल की भी देरी नहीं की और तेजी से सुधा जी के बिल्कुल पास आई और गुस्से से दबी हुई आवाज़ में बोली, ओहो, बहुत हिम्मत आ गई है आपके अंदर। कल ही आपको बोला था ना कि मेरे किचन में कदम मत रखना। आपको लगता है कि डैडी जी के सामने खड़े होकर मेरा विरोध करेंगी तो मैं डर जाऊंगी। आज तो यह पराठे बना लिए हैं, लेकिन आज के बाद अगर यह पराठे फिर से बने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी आई बेटे को पराठे खिलाने वाली। आपको क्या लगता है कि संजय को आपकी दाल रोटी पसंद है? अरे आपका ज़माना गया माँ जी, आप यहाँ बस एक काम वाली हैं, मालकिन नहीं। पूजा के शब्द सुधा जी के सीने में तीर की तरह चुभ गए। फिर भी उन्होंने रूंधे हुए स्वर में कहा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी पत्थर दिल निकलोगी। यह सुनते ही पूजा हंसते हुए बोली, पत्थर दिल? मैं तो मुनाफे के लिए यहाँ आई थी माँ जी, प्यार और बेटी बनने के लिए नहीं। आप और डैडी जी मेरे लिए सिर्फ एक पुराना एटीएम कार्ड हैं जिससे मैं संजय को कंट्रोल करती हूँ, और आप तो बस एक बोझ हो। और कुछ और जहरीले शब्द बोलने ही वाली थी कि तभी लिविंग रूम से संजय ने आवाज़ लगाई, पूजा कहाँ चली गई? यह सुनते ही पूजा ने सुधा जी के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, सुना आपने संजय को, अब मैं पसंद हूँ। अगली बार डैडी के सामने तुमने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की या अगर मैंने तुम्हारी शक्ल इस किचन में दोबारा देखी तो याद रखना, तुम्हारा एटीएम कार्ड ही नहीं बल्कि तुम्हारी पेंशन की पासबुक हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इतना कहकर पूजा मुस्कुराते हुए रसोई से बाहर चली गई, पीछे छोड़ गई कांपती हुई सुधा जी को, जिनकी आंखों में आंसू अब चुपचाप बह रहे थे। उनकी आंखें उस दिन की तरफ मुड़ गई जब पूजा पहली बार इस घर में आई थी। अरे यह तो सब मेरा ही है ना। बहू का पहला शब्द जो उसने अधिकार से घर की सबसे महंगी पेंटिंग को देखते हुए कहा था। उस वक्त सुधा जी ने सोचा था कि बच्ची है, शायद मजाक कर रही है, लेकिन मजाक नहीं था। पहले उसने माँ जी को यह आपके पुराने ज़माने के गहने अच्छे नहीं लगते हैं और संजय को बहकाकर उसने सारे सोने के कंगन बेच दिए और एक डिजाइनर सेट खरीद लिया। फिर धीरे धीरे उसने संजय को समझाना शुरू किया कि माता पिता का पुराना रहन सहन उसके करियर की ग्रोथ के लिए सही नहीं है और संजय को यह बात सही लगने लगी। वह हमेशा महेश जी की पेंशन और बचत का हिसाब रखते। जब महेश जी कोई छोटी मोटी चीज़ खरीदते तो वह मासूम सा चेहरा बनाकर पूछती, डैडी इतने पैसे खर्च क्यों कर दिए? यह पैसा तो हमारे फ्यूचर के लिए है ना।
और अगर सुधा जी ने कभी विरोध किया तो गुस्से से नहीं, बस थोड़ा टोकने की कोशिश की तो पूजा का असली चेहरा सामने आ जाता। आप हमें अलग करना चाहती हैं, आपको तो सिर्फ ड्रामा करना आता है, आपके पुराने ख्यालात हैं, इसीलिए संजय को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही हैं। सुधा जी ने कभी नहीं सोचा था कि प्यार से पाला गया उनका बेटा एक लालची बहू के इमोशनल ड्रामे का शिकार बन जाएगा। आज ये मुझे काम वाली बोल कर गई है। सुधा जी की आंखें फिर से भर आई। महेश जी सब समझते थे, पर उनका बेटा संजय उसे क्यों नहीं दिखता? क्या एक माँ का प्यार एक बहू की चालाकी के सामने इतना कमज़ोर पड़ जाता है? वह पराठे का बचा हुआ आटा समेटने लगी। उनका मन पूरी तरह टूट चुका था। वही बहू पूजा अपनी महंगी कार से संजय के साथ चली गई। ऑफिस पहुंचकर जैसे ही संजय कार से उतरने लगा तो पूजा ने संजय का हाथ थामकर कहा, संजय, मैं सोच रही थी कि हम दोनों कब तक खुद को इतना बोझिल रखेंगे। तुम दिन रात ऑफिस में मेहनत करते हो, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है और घर का हर छोटा बड़ा हिसाब अभी भी माँ जी और डैडी जी के हाथ में रहता है। संजय ने धीरे से कहा, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो घर के मुखिया हैं। पूजा ने तुरंत बात काट दी। उसने मासूमियत दिखाते हुए कहा, डियर, दिक्कत यह है कि वह पुराने ज़माने के लोग हैं। तुम सोचो, तुम्हारा करियर इतनी ऊंचाई पर जा रहा है और तुम्हें अपनी हर छोटी ज़रूरत के लिए अभी भी उनसे पूछना पड़ता है। यह तुम्हारी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। अब तुम घर के असली कमाने वाले हो। उसने अपनी आवाज़ को और मीठा करते हुए कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस महीने से तुम्हारी सैलरी का चेक सीधे तुम्हारे पास आए। आज से तुम ही घर के सारे खर्चे संभालोगे। बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ है। संजय थोड़ा झिझका। उसने अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है पूजा? मम्मी तो सब संभाल रही हैं ना। मैं भी संभाल नहीं पाऊंगा। तुम अभी क्यों परेशान हो रही हो? तुम अभी अपनी शॉपिंग और जिम पर एंजॉय करो। पूजा तुरंत थोड़ी सी रूठी हुई बन गई। उसने संजय से हाथ छुड़ा लिया और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर नाराज़गी दिखाते हुए बोली, मैं बस यही तो दिक्कत है संजय, तुम मुझे गैर जिम्मेदार समझते हो। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ शॉपिंग कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे भी तुम्हारे लिए और हमारे भविष्य के लिए फैसला लेने का अधिकार है। मुझे लगता है कि घर के सारे फैसले लेने की जिम्मेदारी अब हमें संभालनी चाहिए ताकि हम तेज़ी से ग्रो कर सके। संजय अपनी पत्नी की नाराज़गी से डर गया और उसके भविष्य और जिम्मेदारियों जैसे शब्दों से प्रभावित हो गया। वह पूजा को दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए उसने तुरंत प्यार से कहा, ओ माय स्वीट, मैं जानता हूँ तुम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हो। ठीक है, प्लीज़ अब नाराज़ मत हो। मैं आज ही ऑफिस में बोल दूँगा कि मेरी सैलरी सीधे तुम्हारे अकाउंट में आए। तुम ही सारे खर्चे संभालना और हाँ, सारा इन्वेस्टमेंट भी तुम ही देखना। पूजा के चेहरे पर तुरंत खुशी और जीत की लहर दौड़ गई। उसने कहा, थैंक यू संजय, तुम सच में दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हो। तुम देखना, हम दोनों मिलकर इस घर को इतनी ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। जब तुम जाओ, जैसे ही संजय कार से दूर हुआ, तुरंत पूजा वापस कार की तरफ मुड़ी और उसकी मुस्कान अब और भी चौड़ी हो गई थी। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। उसकी आंखों में अब साफ साफ लालच की चमक थी। रात को डाइनिंग टेबल पर बैठी पूजा के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। संजय अपनी माँ के बनाए साधारण खाने की तारीफ कर रहा था। तभी पूजा ने कहा, संजय, अब से तुम्हारी सैलरी सीधे मेरे अकाउंट में आएगी, जैसा मैंने कहा था। तो संजय ने पूजा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैंने हायर से बोल दिया है।
तुम कितनी केयरिंग हो। तभी पूजा ने महेश जी की और सुधा जी की तरफ एक विजय निगाहों से देखा, फिर अधिकार जताते हुए बोली, तो डैडी और माँ जी, जब अब संजय और मैं घर के आर्थिक मामले संभाल रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कुछ कठोर फैसले लिए जाएं। महेश जी ने स्थिर आंखों से पूजा की तरफ देखा। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, कैसे फैसले बहू? तो पूजा ने हंसते हुए कहा, देखिए डैडी, यह घर हमारे भविष्य के लिए है ना, तो अतिरिक्त खर्चों के लिए मैंने देखा है कि यहाँ बहुत फिजूल खर्ची हो रही है। माँ जी, आप सुबह शाम अपनी सहेलियों के साथ जो किटी पार्टी करती हैं उस पर बहुत पैसा बर्बाद होता है। आज से आपकी किटी पार्टी बंद है। सुधा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उनका यही एकमात्र सामाजिक सहारा था। उन्होंने दुख से कहा, बहू तो बस कुछ घंटे मन बहलाने के लिए आ जाती हैं। पूजा ने तल्खी से कहा, मन बहलाने और उसका खर्चा कौन उठाएगा? याद रखिए, अब हर छोटे खर्चे का हिस्सा मुझे देना होगा। संजय ने थोड़ा असह्य महसूस किया और बोला, पूजा यह क्या बात हुई? यह सब तो माँ के निजी खर्चे हैं। तो पूजा तुरंत बोली, डियर, मैंने बस तुम्हारे भविष्य की बचत कर रही हूँ। अब जब तुम घर चला रहे हो तो तुम्हें समझना होगा कि हर रुपए बचाना जरूरी है। फिर उसने महेश जी की तरफ मुड़कर सबसे बड़ा वार किया, और डैडी, मैं सोच रही थी कि अब संजय और मैं यह घर चला रहे हैं तो आप अपनी पेंशन हर महीने की पहली तारीख को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करें। यह आपके लिए भी अच्छा है। आपको बैंक जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। महेश जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें लगा कि बहू ने अब एटीएम के बजाय उन्हें चेकबुक ही बना लिया है। महेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, और अगर मैं अपनी पेंशन तुम्हें ना दूं तो क्या होगा? पूजा ने खतरनाक मुस्कान दी। उसने धीरे से कहा, तो कुछ नहीं होगा डैडी, बस घर में खाना थोड़ा सादा बनने लगेगा और जो दवाइयाँ आपको पसंद हैं शायद वह थोड़ी महंगी लगने लगेंगी। संजय, जो अपनी पत्नी के मैनेजमेंट स्किल से प्रभावित था, उसने दखल दिया। उसने अपने पिता से कहा, डैडी, पूजा सही कह रही है। अगर आप घर में सहयोग करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। संजय के मुख से नैतिक जिम्मेदारी शब्द सुनकर महेश जी को अपनी योजना शुरू करने की ताकत मिली। उन्होंने समझ लिया कि बेटे की आंखें खोलने के लिए अब सिर्फ पैसे की कमी ही काम आएगी। महेश जी ने एक पल पूजा की लाचारी आंखों में देखा, फिर सुधा जी के आंसू देखे। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है पूजा, तुम्हारी मर्जी, अब तुम ही संभालो, लेकिन याद रखना, पैसा कमाया जाता है, लूटा नहीं जाता। पूजा द्वारा आर्थिक नियंत्रण संभालने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रसोई में हर चीज़ अब पैसे और खर्चे के हिसाब से होने लगी। एक दोपहर सुधा जी ने महेश जी के लिए धीमी आंच पर थोड़ी सी दाल बनाई, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें हल्का खाने को कहा था। पूजा रसोई में आई। उसने दाल के बर्तन को देखा तो ऊंची आवाज़ में बोली, माँ जी, यह क्या है? इतनी सारी दाल, आपको पता है एक कटोरी दाल बनाने में कितना पानी और कितनी गैस की बर्बादी होती है? क्या आप जानबूझकर हमारा बजट बिगाड़ना चाहती हैं? सुधा जी ने सहमते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी के लिए थोड़ी सी तो बनाई है, उन्हें डॉक्टर ने। पूजा ने बात बीच में ही काट दी और तल्खी से कहा, अरे डॉक्टर तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन घर का हिस्सा मुझे देखना है। आज से आप दोनों सिर्फ 2 रोटी और 1 कटोरी सादी सब्जी खाएंगे। अगर आपको स्पेशल डाइट चाहिए तो मैं आपको बाजार से लाकर दूंगी। अपने हाथ से बनाकर गैस बर्बाद मत कीजिए। सुधा जी को लगा अब इस घर में सांस लेने की भी इजाज़त बहू से पूछकर लेनी पड़ेगी। महेश जी ने दूर से यह सब देखा। उन्होंने समझ लिया कि बहू का अहंकार अब चरम पर है। वह हर छोटे बड़े तरीके से उन्हें अपमानित कर रही है।
लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे, क्योंकि उनका बेटा भी उनका साथ नहीं देता था। रात को डाइनिंग टेबल पर खाना लगा। आज उनके लिए सिर्फ 2 पतली रोटियां और पानी वाली सादी सब्जी बनी थी। पूजा और संजय अपने सामने महंगे सलाद और प्रोटीन वाली चीज़ें लेकर बैठे थे। सुधा और महेश जी की प्लेटें अलग थी। सुधा जी चुपचाप अपनी रोटियां तोड़ रही थी। उन्हें बहुत भूख लगी थी, पर पूजा की मौजूदगी में खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तभी संजय से गलती से सब थोड़ी सी सब्जी डाइनिंग टेबल पर गिर गई। उसने जल्दी से टिश्यू पेपर उठाना चाहा, लेकिन पूजा ने उसे रोक दिया और सुधा जी से कहा, अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आप उठिए। आपको नहीं पता कि आपका असली काम क्या है? आप क्या गंदगी साफ कीजिए, यह तो आपका काम है। सुधा जी का शरीर सन्न रह गया। वो बेटे और बहू के सामने अपमान से जमीन में गड़े जा रही थी। महेश जी ने बुट्टियाँ भींच ली थी। सुधा जी ने लड़खड़ाते हुए कहा, बेटा मैं अभी साफ कर देती हूँ। उन्होंने जैसे ही झुककर टिश्यू पेपर उठाया तो पूजा ने कहा, रुको माँ जी, यह टिश्यू पेपर भी महंगे आते हैं, इन पर पैसे खर्च होते हैं। आपको आदत है ना पुरानी चीज़ों को, तो जाओ रसोई से वह फटा हुआ कपड़ा ले आओ जिससे तुम पुराने बर्तन साफ करती हो। संजय ने देखा कि माँ की आंखों में पानी भर आया। उसने धीरे से पूजा से कहा, यह क्या कर रही हो पूजा, मैं साफ कर लेता हूँ। पूजा ने तुरंत संजय का हाथ थाम लिया। उसने झूठा प्यार दिखाते हुए कहा, नहीं संजय, तुम क्यों करोगे? तुम हाथ गंदे करोगे? तुम्हारा हाथ तो पैसा कमाता है और यह तो फालतू लोगों का है जिनका घर में कोई काम नहीं है। उनका इशारा साफ तौर पर सुधा जी की तरफ था। सुधा जी का दिल ऐसे टूटा कि उन्हें लगा जैसे उनके सीने में अब जान ही नहीं बची। बेटे के सामने बहू ने उन्हें एक बेकार बोझ और भिखारी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। उनका सम्मान, उनका त्याग सब मिट्टी हो गया था। वह अपनी आंखों में आंसू लिए बिना कुछ कहे धीमी गति से रसोई की तरफ मुड़ी और एक कोने में घुटनों के बल बैठ गई। उनका शरीर अब दर्द और सहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह अपने हाथ में उस गंदे कपड़े को पकड़कर जमीन पर एक टूटे हुए इंसान की तरह गिर गई। डाइनिंग टेबल पर बैठे महेश जी ने यह सब देखा। उन्होंने अपनी पत्नी के अपमान को देखा, बेटे की अनदेखी को देखा, तो उन्होंने मन ही मन कहा, बस अब नहीं, बहुत हो गया। मैंने अपने बेटे को इतना कमज़ोर बनाया कि वह अपनी पत्नी के पैरों की धूल बन गया। पूजा, तुमने मेरी पत्नी को एक भिखारी बना दिया है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब असली गरीबी आती है तो तुम्हारा यह मुनाफे का महल कैसे चमकता है। वह अपनी जगह से खड़े हुए और अपने रूम में चले गए। 2 दिन तक पूजा ऐसे ही सुधा जी और महेश जी को परेशान करती रही। तीसरे दिन रात को बेटे और बहू सोफे पर बैठे थे। सुधा जी रसोई में देर रात तक बर्तन धो रही थी, जैसा कि बहू ने उन्हें निर्देश दिया था। महेश जी अंदर आए। उनके चेहरे पर अब कोई नाटक नहीं, बल्कि असली घबराहट और डर का भाव था। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। रमेश जी लड़खड़ाते हुए सोफे के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी आवाज़ को बहुत कमज़ोर बनाते हुए कहा, बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पूजा को लगा कि पिताजी पैसों की मांग करने वाले हैं, लेकिन संजय ने कहा, डैडी क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? महेश जी ने कांपते हाथों से वह मोटी फाइल संजय को थमा दी। उन्होंने डरी हुई आवाज़ में कहा, बेटा, मैं आज सुबह सुबह डॉक्टर के पास गया था। मेरे पुराने दोस्त डॉक्टर सक्सेना ने मुझे कुछ टेस्ट करवाने को कहा था। महेश जी ने गहरी सांस ली, जैसे सच बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहे हों। बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे एक दुर्लभ और तेज़ी से फैलने वाली खतरनाक बीमारी है। यह सुनते ही संजय का चेहरे का रंग उड़ गया। क्या डैडी,
आप क्या कह रहे हैं? पूजा ने तुरंत महेश जी के हाथ से रिपोर्ट छीन ली। उसे बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे सिर्फ पैसे से मतलब था। वह तेजी से रिपोर्ट के पन्ने पलटने लगी। उसकी नज़र सीधे लागत पोस्ट वाले सेक्शन पर गई। महेश जी ने जानबूझकर एक ऐसा शब्द बोला जो सीधे पूजा के लालच पर वार करे। उन्होंने उदास होकर कहा, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी जान तो नहीं बचेगी, पर अगर मुझे कुछ और महीने शांति से जीना है तो मुझे एक खास थेरेपी शुरू करनी होगी। उस थेरेपी के शुरुआती खर्चा 5 लाख है। 5 लाख सुनते ही पूजा के हाथ से रिपोर्ट धड़ाम से नीचे गिर गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसकी आंखों से अब लालच नहीं बल्कि भयानक डर छलक रहा था। 5 लाख, यह तो संजय की 1 साल की बचत से ज़्यादा था, जिस पर वह खुद कब्जा करने का सपना देख रही थी। संजय ने रिपोर्ट उठाई और आंखों में आंसू लिए हुए कहा, 5 लाख? मैं करूँगा डैडी, हम सब करेंगे। तभी पूजा ने संजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका सारा प्यार का नाटक एक पल में उतर गया। उसकी आवाज़ अब कठोर और स्वार्थी थी। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, 1 रुपए भी नहीं समझी। फिर उसने महेश जी की तरफ गुस्से से देखा और बोली, डैडी, क्या मजाक है? यह लाचार बीमारी 5 लाख क्यों खर्च करें? जब पता है कि रिजल्ट 0 है तो पैसा बर्बाद क्यों करना? क्या आप चाहते हैं कि आपके मरने से पहले आप अपने बेटे को सड़क पर ले आएं? महेश जी ने अपने नाटक को और ऊंचा किया। उन्होंने दुख से कहा, बहू, यह मेरा जीवन है, क्या मैं जीना नहीं चाहता? तो पूजा ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने जोर से कहा, जीवन आपका जीवन और हमारा भविष्य। अब मुझे बताइए, अगर 5 लाख आज आपकी थेरेपी पर चला गया तो संजय के प्रमोशन के बाद हम जो नया फ्लैट लेने का सोच रहे हैं वह कैसे होगा? यह पैसे मेरे हैं, मैं इसे घाटे वाले निवेश में नहीं फूटी कौड़ी दूंगी। फिर उसने संजय की तरफ मुड़कर कहा, सुनो, तुम्हें पता है अगर हम डैडी के इलाज पर पैसा खर्चा करेंगे तो हमें अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने यह भी कहा होगा कि यह बीमारी खानदानी हो सकती है। अगर हम इस घर में रहे तो हमें भी हो जाएगी। हमें अब इस घर से अलग हो जाना चाहिए। किचन के दरवाजे पर खड़ी सुधा जी ने यह सब सुना तो वह वहीं गिरते गिरते बची। उन्हें लगा कि बहू ने केवल पैसे के लिए उसके पति को मरने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन संजय, जो अब तक अंधा था, अचानक ठहरा। उसने पहली बार अपनी पत्नी को इतनी लालची, स्वार्थी और निर्दयी बात करते हुए सुना था। उसने देखा कि उसका पिता मर रहा है और उसकी पत्नी को केवल फ्लैट और भविष्य के पैसे की चिंता है। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि गहरा सदमा था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस पत्नी को वह अपना भविष्य मानता था वह इतनी जहरीली हो सकती है। उसने कांपते हुए कहा, पूजा, मैंने तुम्हारी हर बात सुनी और मानी, लेकिन तुम मेरे पिता को मरने के लिए छोड़ रही हो, और वह भी सिर्फ पैसों के लिए। तुम यह कैसे कर सकती हो? वह मेरे डैडी हैं। मैं सब कुछ बेच दूंगा पर उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यह सब कुछ मैंने उनके लिए ही किया है। पूजा, जो अपने नुकसान से डर से बौखला गई थी, उसने गुस्से से कहा, सब कुछ बेच दोगे तो तुम्हारा फ्लैट का सपना, मेरी किस्तें, तुम पागल हो गए हो। तुम अपनी मेहनत का पैसा इस फालतू बीमारी पर नहीं लगा सकते। तुम्हें पता है अगर डैडी मर गए तो हमें इंश्योरेंस और इनकी सारी संपत्ति मिलेगी। अगर हमने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा। ठीक उसी समय महेश जी का नाटक खत्म हुआ। उनके चेहरे से कमजोरी का भाव गायब हो गया। बस बहू, एक शब्द और नहीं। उनके अचानक बदलते हुए व्यवहार से पूजा चौंक गई।
महेश जी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी यही व्यवहारिक सोच सुननी थी मुझे। तुम्हारा लालच और संजय के अंधविश्वास की हद देखनी थी। बधाई हो बहू, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम इस घर की सबसे घटिया और लालची इंसान हो। पूजा बहु चक्की रह गई। क्या यह बकवास है? वह चिल्लाई तो महेश जी ने मेज से रिपोर्ट उठाई और उसे फाड़ते हुए कहा, ना तो मुझे कोई दुर्लभ बीमारी है और ना ही मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। यह सब एक झूठ था, एक नाटक था। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा घमंड और तुम्हारा स्वार्थ प्रथा को बाहर निकालने के लिए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी सुधा जी की तरफ देखते हुए कहा, बहू, तुमने मेरी पत्नी को एक भिखारी बनाया, उसे गंदे कपड़े से मेज साफ करने को कहा और आज तुमने मेरे बेटे से उसके मरते हुए पिता को त्यागने को कहा। तुम यहाँ मुनाफे कमाने आई थी ना? तो सुनो, महेश जी ने अपनी अलमारी से एक लिफाफा निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। तुम जिस संपत्ति, बैंक बैलेंस और पेंशन के लिए यहाँ आई हो, वह सब आज खत्म हो गया। मैंने पिछले हफ्ते ही वह सब बेच दिया और एक ट्रस्ट को दान कर दिया। मेरे पास अब जो कुछ बचा है वह बस मेरी सरकारी पेंशन है, जो अब तुम्हारी पहुंच से बाहर है। यह घर सुधा जी के नाम पर है और उसमें अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है और ना ही मेरे बेटे का। पूजा का घमंड और लालच चकनाचूर हो गया। उसे लगा जैसे उसका सारा सपना एक पल में बिखर गया। उसने चीख कर कहा, क्या आपने सब दान कर दिया? आप पागल हो गए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह हमारा हिस्सा है। महेश जी ने कठोर स्वर में कहा, अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलने वाली बहू। अब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। या तो तुम अपनी ज़रूरी चीज़ें लेकर अभी यहाँ से जाओ या फिर यहीं रहो, लेकिन एक किराएदार बनकर, क्योंकि अब इस घर के सारे नियम सुधा जी बनाएंगी। तभी पूजा ने गुस्से से कहा, चलो संजय, हमें इन भिखारियों के साथ रहना ही नहीं है। इतना सुनते ही संजय ने एक जोरदार तमाचा पूजा के गाल पर चढ़ दिया। चुप करो तुम। तुम्हारे कारण ही आज मैं अपने घर से जाने के लिए मजबूर हो गया हूँ। पूजा हैरान हो गई कि जिस आदमी को वो अपनी उंगलियों पर नचाती थी, आज वही उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा था। वह गुस्से से अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। संजय वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ और बाप के साथ कितना गलत किया है, वह भी सिर्फ अपनी लालची पत्नी के कहने पर। उसको पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए कहा, डैडी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मैंने माँ को रोते हुए देखा और मैं डरता था। सुधा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से नाराज नहीं हो सकते, लेकिन उनसे नफरत कभी नहीं कर सकते। उस दिन के बाद संजय ने अपनी नौकरी के साथ साथ अपने माता पिता की सेवा को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बना लिया। तो दोस्तों, क्या महेश जी ने अपने बेटे संजय को माफ़ करके सही किया या उसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।